2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದರೆ SSLCಯ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ಮೊದಲ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಿದೆಯೋ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. ಮೊದಲ ಮೇನ್ ಏನಿದೆ MCQಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಇದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಪಾಸ್ का विलोम शब्द है दूर, पास दूर. निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? रास्ता. लगना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? लगाना. सदैव में संधि है. ನಿನ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. वृद्धि संधि राइट आंसर. निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है बेटी. वैसे ही कर कमल में समास है कर्मधारय समास. आज का युग इंटरनेट युग है. डी का सही उत्तर होगा. आपकी चप्पलें कोई पहन गया. यहां जो विराम चिन्ह है कौन सा है? वह प्रश्न चिन्ह. सेकेंड में निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों में सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅನುರೂಪತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ. गिल्लू की प्रियलता सोंजुई है तो गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू है. आधुनिक मानव का विश्लेषण अभिनव मनुष्य पद्य में किया गया है. बेईमानी पर व्यंग्य ईमानदारों के सम्मेलन में किया गया है. जोग जलप्रपात है तो कावेरी क्या है? नदी है. न्याय का प्रतीक पताका है. ज्ञान का प्रतीक दीप या दिया है. नेक्स्ट थर्ड में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए. 4 अंक के लिए है यह प्रश्न. पहला प्रश्न, लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर क्यों सोए? कहीं कपड़े चोरी ना हो जाए यह सोचकर लेखक कपड़े सिरहाने दबाकर सोए. साधुराम को किस कारण से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा? चलती बस से गिरकर चोट आ गई थी इसलिए साधुराम को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. दिनकर जी के अनुसार आधुनिक दुनिया कैसी है? दिनकर जी के अनुसार आधुनिक दुनिया विचित्र और नवीन है. कृष्ण की शिकायतें किसके प्रति हैं? कृष्ण की शिकायतें बलराम के प्रति हैं. फोर्थ में 2-3 वाक्यों में उत्तर देना चाहिए. पहला प्रश्न, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. इस तरह से उसने बोला. आदिवासी दोस्तों को मकान बनाने के बारे में हाथी क्या कहता है? हाथी ने दोस्तों को कहा कि इसमें क्या कठिनाई है, पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं. इसके बाद क्या करना था वह नहीं जानता था. 19th क्वेश्चन, धीरज सक्सेना बुद्धिमान रोबोट क्यों चाहते थे? घरेलू कामकाज के साथ साथ नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर पर उनका काम संभालने के लिए धीरज सक्सेना को एक बुद्धिमान रोबोट की क्या थी? जरूरत थी. बाल शक्ति की टोली गांव की सफाई के लिए क्या काम करते थे? बाल शक्ति टोली गांव के गड्ढे को मिट्टी से भरा गांव का कूड़ा डालने के लिए निश्चित जगह बनाकर उसको सबको वहीं कूड़ा डालने को कहा. गांव को हरा भरा रखने के लिए चारों तरफ क्या लगाए? पेड़ पौधे लगाए. अभिनव मनुष्य प्रकृति के हर तत्व पर विजयी बनकर आसीन है. कैसे? आज मनुष्य ने बुद्धि और सामर्थ्य का उपयोग करके प्रकृति के सभी तत्वों पर जैसे आकाश, पाताल, धरती विजय प्राप्त कर ली है. विजयी पुरुष प्रकृति पर आसीन है. प्रकृति को विकृत कर दिया है. प्रकृति के सहज स्वरूप को असहज स्वरूप बना दिया है. यही मतलब आधुनिक
मनुष्य ने यानी अभिनव मानव मनुष्य का इस प्रश्न का उत्तर है। यशोदा कृष्ण को किस प्रकार सांत्वना देती है? यशोदा कृष्ण के क्रोध को शांत करने के लिए इस तरह कहती है, हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही क्या है, चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। इस तरह से यशोदा ने कृष्ण के क्रोध को शांत करने का प्रयास करती हैं। सौर मंडल में शनि ग्रह का क्या स्थान है? अथवा इದೇ ಪಾಠದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, शनि सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है कैसे? सौर मंडल में शनि का ग्रह दूसरा है, ಇಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು। ಇದು ಅಥವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, शनि को सौरमंडल का अत्यंत सुंदर ग्रह कहा गया है। इसके चारों ओर सुंदर वलय दिखाई देते हैं। प्रकृति ने शनि के गले में खूबसूरत हार या वलय डाल दिया है, इसलिए शनि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। सत्य की शक्ति के बारे में गांधी जी का कथन क्या है? अथवा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में सलमा क्या कहती है? सत्य एक विशाल वृक्ष है। सत्य का जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं। सत्य का अंत नहीं होता, इसलिए सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। अथवा प्रकृति हमारी माता है, हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व या कर्तव्य है। नेक्स्ट 5th में 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखना चाहिए। 27 अंकों के लिए 9 प्रश्न इस विभाग में आते हैं। लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? लेखिका ने गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। इस प्रकार लेखिका ने किसके गिल्लू के प्राण को बचाया? अहमद जलालुद्दीन का परिचय दीजिए। अहमद जलालुद्दीन एक स्थानीय ठेकेदार थे, अब्दुल कलाम के जीजा थे, अब्दुल कलाम के अंतरंग मित्र थे। अब्दुल कलाम को आज़ाद कहकर वे पुकारते थे। जलालुद्दीन और अब्दुल कलाम प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। कलाम जी को हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में जलालुद्दीन बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने कलाम जी को सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। बसंत एक ईमानदार लड़का है कैसे? बसंत एक गरीब लड़का है। वह मेहनत के से पैसे कमाना चाहता है, इसलिए वह राजकिशोर जी से दया की भीख लेने से इनकार करता है। वह घायल होने पर भी भाई प्रताप को राजकिशोर के पैसे लौटाने को भेजता है। इससे हमें पता चलता है कि बसंत एक ईमानदार लड़का है। महिला की साहस गाथा पाठ से क्या संदेश मिलता है? महिला की साहस गाथा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि महिलाएं साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं है। ऐसी महिलाओं से साहस, परिश्रम, दृढ़ निश्चय, मुसीबतों का सामना करना आदि गुण सीखने की प्रेरणा इस पाठ से मिलता है। कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है, इस कथन का समर्थन कीजिए। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। हम्पी, बदामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लु के शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हड़ेबीडू, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती हैं। श्रवणबेळगोಳ में गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है। विजयपुर के विस्परिंग गैलरी का वास्तुकला अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर के राजमहल कर्नाटक का वैभव का प्रतीक है। मैसूर में प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगनमोहन राजमहल, पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। भारत माँ के खेत हरे भरे और सुहाने हैं, वन व वन फल फूलों से युक्त हैं। भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। भारत माता सुख संपत्ति और धनदम को मुक्त हस्त से अपने बच्चों में यानी हम में बांट रही है। समय बहुत अनमोल है, कविता का आधार स्पष्ट कीजिए। समय बहुत अनमोल है, हमें काम करने का जो अवसर मिलता है उसे आलस
और बहाने बनाना छोड़कर उसी में मन लगाकर आत्मनिश्चय के साथ संदेह को भगाकर काम करना चाहिए। अगर उस समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा। निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कह रहे हैं कि दया का मूल है, दया धर्म का मूल है, अभिमान पाप का मूल। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान को यानी स्वार्थ को छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಅನುಚ್ಛೇದ ಅನುವಾದ ಕನ್ನಡ या अंग्रेजी भाषा में कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಕರ್ನಾಟಕ में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। ಇದರ राजधानी ಬೆಂಗಳೂರು। यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಜನ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ। ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು। ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಜನರು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ। 6ನೇ ಮೇನು निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। समाज के लिए इंटरनेट एक बड़ा वरदान है, कैसे स्पष्ट कीजिए। अथवा सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। इंटरनेट के द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए भी विचार हो, कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया की किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र में ठप पड़ जाते हैं। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह चाहे जितनी भी रकम हो भेज सकते हैं। अथवा ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ एक ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ खोज ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು। सोशल नेटवर्किंग ने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इनसे दुनिया के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, कला, संस्कृति आदि का प्रभाव हम पर शीघ्रातिशीघ्र पड़ रहा है। इस प्रकार यह एक क्या है, क्रांतिकारी खोज है। 35ನೇ प्रश्न ತುಂಬ ಈಸಿ प्रश्न। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ಸೋಹನ್ ಲಾಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು। ಈ ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು। ಏನಿದೆ गद्यांश, प्राय अधिकांश लोग दूसरों के जीवन का अनुसरण करते हैं, इसी से उनको सुख मिलता है। अपनी ताकत को पहचान कर दूसरों के पीछे पीछे निरुद्देश चलना केवल अंधानुकरण है। सड़क के किनारे सूखे पत्ते कमज़ोर और निर्जीव होने पर भी स्वयं को सबके समान गतिशील समझते हैं। दूसरों के बल पर जीने वाले, दूसरों की नीति की नकल करने वाले कभी प्रगति नहीं कर सकते। वास्तविक प्रगति के लिए मनुष्य को समय के साथ साथ निज बल से आगे बढ़ना चाहिए। लोग दूसरों का जीवन का अनुसरण क्यों करते हैं? ये प्रश्न का उत्तर ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು। लोग दूसरों के जीवन का अनुसरण इसलिए करते हैं कि इसी से उनको क्या मिलता है, सुख मिलता है। अंधानुकरण किसे कहते हैं? अंधानुकरण ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ? अपनी ताकत को ना पहचान कर दूसरों के पीछे पीछे निरुद्देश चलने को अंधानुकरण कहते हैं। सड़क के किनारे सूखे पत्ते कैसे पड़े हैं? सड़क के किनारे सूखे पत्ते कमज़ोर और निर्जीव होकर पड़े रहते हैं। जिधर भी हवा निकलती है उधर वो चले जाते हैं, वो उनका अपना एक सोच नहीं रहती। यही इस कथन का अर्थ है। मनुष्य को जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए? मनुष्य को समय के साथ साथ निज बल से आगे बढ़ना चाहिए। तो नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर, बिंदु मतलब ये पॉइंट्स जो है ना, उनके आधार पर हम क्या करना है, 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखना है, यानी ಎಸ್ಸೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। ಪರ್ಯಟನ का ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। पर्यटन का अर्थ होता है घूमना। घूमना यानी ऐसा घूमना जिसमें आपको सुख की प्राप्ति हो, ऐसे स्थानों की सैर करना जहाँ से
आपकी जिज्ञासा पूर्ति हो। इसके अलावा पर्यटन वह होता है जो आपकी दैनिक चिंताओं से दूर हो, जहां आप अपने अंतर्मन को पूर्ण रूप से आज़ाद तथा सुकून भरा ಪಾತೆ ಹೇ. ಪರ್ಯಟನ ಅಂದರೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಬೇಕು. ಎಂತೆಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಕೂನ್ ಅಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಹಿ ಕಾರಣ ಹೈ ಕಿ ಹರ್ ಕೋಯಿ ಆಪ್ ಅಪ್ನಾ ಸಮಯ ನಿಕಾಲ್ಕರ್ ಪರ್ಯಟನ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಿಕಲ್ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೇನಂತಾರೆ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಂಜಾಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕಾಫಿ ಲೋಗೋಂ ಕೆ ಜೀವನ ಮೇ ಪರ್ಯಟನ ಶೌಕ್ ಕಿ ಥರ ಹೋತಾ ಹೈ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಪ್ಯಾಷನ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಓಡಾಟ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಓಡಾಟದಿಂದ, ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ, ಈ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ है. पर्यटन के लाभ. पर्यटन एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए देश विदेश की जानकारी प्राप्त होती है. ಈ ರೀತಿ ಓಡಾಟ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಜಾಣಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. इससे हमारा ज्ञान समृद्ध होता है. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ. हम जानते हैं कि पुस्तकी ज्ञान उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ. ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನುಭವದಿಂದ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಆಗಿ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐಸೆ ಮೇ पर्यटन से हमें देश विदेश का खान पान, रहन सहन और तथा सभ्यता संस्कृति की जानकारी मिलती है. ಅದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಬದುಕು, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅವರ ಸಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. पर्यटन के जरिए पूरा देश और विश्व अपना सा ಪ್ರತೀತ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ಪೂರ್ತಿ ದೇಶ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮದೇ ಏನೋ, ನಾವೇ, ಅವರು ಕೂಡ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಾವೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಾನವರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ಬಢಾನೆ ಮೇ पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸುತ್ತ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನವರೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂತಾನಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಏಕತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು, ಯೋಗದಾನ ಅಂದರೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇತನಾ ಹಿ ನಹಿ, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा को शांत करने में पर्यटन लाभकारी है. यह हमारे मन को ही शांत नहीं करता बल्कि देश के आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक लाभ भी प्रदान करता है. ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದ ಯಾತ್ರಿಕರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ, ರಾಜನೀತಿಕವಾದಂಥ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಲಾಭ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಯಟನಗಳಿಂದ, ಓಡಾಟದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. पर्यटन से राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होती है. साथ ही पर्यटन से जीवन में उदारता व सहिष्णुता की भावना आती है. साधु संत जो सामान्य मानव से ऊपर स्थान प्राप्त करते हैं, उसका मुख्य विशेष कारण यही है कि घुमक्कड़ी होते हैं. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧು ಸಂತರು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ ನೀರು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಹಾಗೆಯೇ ಜನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ವಚನಕಾರರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಂಗಮನಾಗುವಂಥ, ಸ್ಥಾವರ ಆಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. जिसके चलते वह हर प्रकार का ज्ञान हासिल करने में सक्षम होते हैं. पर्यटन के विशेष गुण है परिलक्षित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है. ರಾಮಚರಿತಮಾನಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ. ಯಾತ್ರೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತುಳಸಿದಾಸರು ಅವು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ನಿಬಂಧ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಸ್ಥ ಜೀವನ್ ಜೀನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ का विशेष महत्व है. स्वास्थ्य को नष्ट करने के जितने भी कारण हैं उनमें गंदगी प्रमुख है. बीमारियां गंदगी में फैलती हैं. राष्ट्रपिता गांधी जी भारत के स्वतंत्रता से पहले अपने समय के दौरान स्वच्छता आज़ादी से अधिक महत्वपूर्ण है कहा था. आज़ादी के कई वर्षों बाद सफाई के बारे में एक अभियान शुरू हुआ है. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯಾಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂದರೆ 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने
स्वच्छ भारत अभियान नामक एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के पूरे होने का लक्ष्य 2019 है, जो कि महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती है। स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह से देश की आर्थिक क्षमता के साथ जुड़ा हुआ है। इस अभियान को शुरुआत करने का प्रमुख कारण लोगों को स्वच्छता की ओर जागरूक करना या शौचालय की सुविधा देना, स्वच्छता से जीने के लिए प्रेरणा देना और स्वच्छ जीवन की नींव डालना। ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜಯಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 150ನೇ ಜಯಂತಿ ಅಂದರೆ 2019ರವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. उपसंहारದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, भारत के प्रधानमंत्री ने हर भारतीय को स्वच्छता के लिए 100 घंटे प्रतिवर्ष समर्पित करने के लिए अनुरोध किया है. ಅಂದರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. इसलिए हम सबको इस अभियान को साकार बनाने के लिए ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತು ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈಭವ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಪಾಠದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ತರೋಣಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಯ್ ಸಕಾರಣ ದೇತೆ ಹುಯೇ ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಮ್ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಲಿಯಿರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ.